नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज भारती की अग्निपुत्र सीरीज का प्रथम उपन्यास माया जाल पार्ट 13। मैं खामोश हो गया। मैंने अपने भाषण की प्रतिक्रिया को उनके चेहरों पर देखा। निसंदेह ही मेरी आवाज ने ही उन्हें कंपा दिया था। उनके चेहरे भय से सफेद पड़ गए थे। खुद शहंशाह की जबान गुम थी। वह मेरी धमकी के जवाब में अपने साथियों की हिम्मत भी न बंधा सका और ऐसे अवसर से फायदा न उठाना मूर्खता ही थी। मैंने बारोक को इशारा किया और फिर अपने घोड़े को ऐर लगा दी। मेरी तलवार गिरी और फिर उड़ाने लगी। खून उछलने लगा। अरसाना वाले किंकत्र विमूढ़ की अवस्था में थे। वह सोच नहीं पा रहे थे कि युद्ध करें या ना करें कि उन पर प्रलय जा टूटी। बारोक, अरसास और फिर पूरी टुकड़ी ही उन पर बर्बरता से हमला कर रही थी। अरसाना वालों के तो बाजू ही जैसे सन्न हो गए थे। वह अपने हथियार तक न संभाल पाए थे। विरोध या हमला तो क्या करते, सिर्फ मेरी मौजूदगी ही उन्हें उनकी मौत का यकीन दिलाने के लिए काफी थी। यकीन करो प्रोफेसर, सिपाहियों की अगली पंक्तियों को ठिकाने लगाने में हमें कुछ क्षण भी न लगे और पलक झपकते ही हम दूसरी पंक्ति के सामने थे। अरसाना के सिपाही लड़ने की बजाय खौफ से चीख रहे थे। ऐसी बुज़दिल कौम प्रोफेसर मैंने उससे पहले तो देखी न थी। यूं समझो कि जंग हुई ही नहीं। और यह युद्ध जिस अप्रत्याशित ढंग से जीता गया उसकी तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। बूढ़ा शहंशाह भी खौफ से कांप रहा था। यहाँ तक कि मैं रास्ता साफ करता हुआ उस तक पहुंच गया। तब उसे होश आया। उसने तलवार संभाल कर मेरे ऊपर वार किया। मैंने उसकी तलवार को अपने शरीर पर पड़ने का अवसर दिया। उसकी तलवार मेरे जिस्म से टकराई और उलट गई, जैसे हाड़ मार के शरीर से नहीं, किसी फौलादी खंबे से टकराई हो। दूसरा वार उसने पूरी ताकत से किया था, लेकिन इस बार तलवार उसके हाथ में रह न सकी और छूट गई। तब मेरी तलवार ने उसकी गर्दन उड़ा दी। गर्दन मैंने इस इत्मीनान से उड़ाई थी कि वह नीचे न गिरने पाए। मैंने उसे अपनी तलवार की नोक पर ऊंचा उठा दिया। तलवार की नोक पर टंगे बूढ़े मक्कार शहंशाह के कटे चेहरे पर अविश्वास व भय के मिले जुले भाव थे। भय से उसकी आंखें खुली रह गई थी। अपने शहंशाह की गर्दन देखकर तो अरसाना वालों के होश ही उड़ गए। हमें अपनी लड़ाई को योजनाबद्ध रूप भी न देना पड़ा था। सोचा कुछ था, हुआ कुछ। अरसाना के जंगबाज मैदान में टिके ही नहीं। यह जंग यूं आसानी से जीत ली जाएगी हमारे भ्रम में भी नहीं था। अरसाना वाले मैदान छोड़ चुके थे, पर उनका पीछा किया गया। कईयों को ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन फिर मेरे आदेश पर कत्ले आम का यह सिलसिला बंद कर दिया गया। अब हमारी फौजी अरसाना वालों को सिर्फ कैदी बना रहे थे। विजय की घोषणा कर दी गई। फिर मेरे नेतृत्व में बहुत से दस्ते अरसाना की तरफ बढ़ने लगे और अरसाना में प्रविष्ट होकर वहां से सबसे ऊंची जगह पर शहंशाह का सिर लटका दिया गया। यह विजय की घोषणा थी। अरसाना वासी घरों से निकल निकल मैदान में एकत्रित होने लगे। काली चमड़ी वाले लोग अब पूरे शहर में दनाते फिर रहे थे। और प्रोफेसर, मैंने इंसानियत का फर्ज पूरा किया। शहरियों, औरतों और बच्चों को कोई क्षति नहीं पहुंचाई। अरसाना वाले अपने वतन से महरूम हो गए थे। अब वे सिर्फ कैदी थे और वे काले गुलाम शहर के मालिक थे। बड़ी अनोखी विजय थी प्रोफेसर, जिसका सहरा वे सब मेरे सिर बांध रहे थे। अरसाना फतह हो गया प्रोफेसर। मेरा ख्याल है अब तुम आराम करो, बाकी कहानी कल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और प्रोफेसर दयाल चौंक पड़े। उसने विचित्र सी निगाहों से उसे देखा और फिर एक गहरी सांस लेकर लड़कियों की तरफ देखने लगा। बाला और कविता का दिल तो अब एक क्षण के लिए भी उठने को नहीं कर रहा था। वह रहस्यमय दास्तान, न खत्म होने वाली दास्तान, अगर पूरी जिंदगी जारी रहती तब भी शायद वे ना उकताती। उनके जहन तो उसी दुनिया में भटक जाते थे जहाँ की आप बीती वह सुना रहा था। हाँ, थकान तो महसूस नहीं हो रही, पर मेरा ख्याल है कि आराम जरूरी है, प्रोफेसर ने एक गहरी सांस लेकर कहा।
फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक सवाल पूछूं? जरूर प्रोफेसर। वहीं शांत सी मोहक मुस्कान उसके जुगाली होठों पर थी। क्या तुम्हारी वे शक्तियां अभी तक पूर्वता ही हैं जिनकी चर्चा तुम करते रहे हो? परीक्षा लेना चाहते हो प्रोफेसर? उसके होठों की मुस्कुराहट और भी गहरी हो गई। नहीं, यह धृष्टता तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा विश्वास चाहता हूं प्रोफेसर। तुम इस दास्तान से तभी आनंदित हो सकते हो जब मुझ पर विश्वास हो जाएगा तुम्हें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रोफेसर ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा। कोई हर्ज नहीं है प्रोफेसर, इस बार तुम मेरे दोस्त हो। नए दौर, नए युग के नए दोस्त। और फिर दुनिया बहुत बदल चुकी है। फिर मुझे भी थकान का एहसास हो रहा है। कल का दिन परीक्षा का दिन होगा प्रोफेसर। कल मैं परीक्षा दूंगा और फिर से ताजा दम होकर अपनी आगे की आप बीती सुनाऊंगा। मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं था, यकीन करो। मुझे तुम्हारी नीयत पर भरोसा है प्रोफेसर। अब आराम करो, वह उठते हुए बोला। और प्रोफेसर भी उठ गया। दोनों लड़कियां भी उठ गई थी। वे अपने कमरे में आ गए। बूढ़ा प्रोफेसर किसी गहरी सोच में गुम था। लड़कियां बराबर लेटी कुछ और ही सोच रही थी। तब प्रोफेसर उन्हें संबोधित कर बोला, वह क्या परीक्षा देना चाहता है? मालूम नहीं डैडी, लेकिन कहीं कोई गड़बड़ न हो जाए, बाला ने कहा। कैसी गड़बड़? इन वीरानों में वह हमारी उम्मीदों का सहारा है। अगर उसे कुछ हो गया तो हमें इस घाटी से निकलने का रास्ता भी नहीं मिल सकेगा, बाला ने शंका व्यक्त की। वह जो कुछ कह रहा था, अगर वह सही है बाला, तो उसे कुछ नहीं होगा और फिर हम उसे रोक भी तो नहीं सकते। ना जाने वह क्या करना चाहता है, प्रोफेसर ने कहा और बाला चुप हो गई। प्रोफेसर काफी देर तक खामोश रहा। फिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बहरहाल जहन उलझाने से कोई फायदा भी नहीं है। हम तो अविश्वसनीय परिस्थितियों के शिकार हैं। हर हादसे और हर घटना के लिए खुद को तैयार रखो। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर ने करवट बदल ली। उसके खर्राटे सुनाई देने लगे, लेकिन लड़कियां जाग रही थी। कविता, बाला ने सरगोशी की। कविता आहिस्ता से बोली, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी, कविता ने एक गहरी सांस ली। अजब तिलिस्मी दास्तान है। ऐसी अनोखी बातें सुनाता है कि जहन खोकर रह जाता है। सच कहो कविता, क्या तुम्हें बोरियत महसूस होती है? बिल्कुल नहीं दीदी, इसके विपरीत वे सभी पात्र हमारे सामने आ जाते हैं जिनकी चर्चा वह कर रहा होता है। बताओ, तुम किससे परिचित नहीं हो? कौन सा ऐसा पात्र या चरित्र है जिसका व्यक्तित्व तुम्हारी आंखों में नहीं है? दूसरी सुबह पूर्वता ही उसने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग कहा। सबने इकट्ठे नाश्ता किया और फिर वह उन तीनों को संग लेकर एक तरफ चल दिया। प्रोफेसर दयाल के चेहरे पर मानसिक द्वंद्व व उलझन के भाव थे, लेकिन रास्ते पर वह कुछ न बोल सका। आज उसने उन गुफाओं के अंतिम छोरों का रुख किया था। वे चलते चलते घाटी के पिछवाड़े पहुंच गए थे और जिस जगह पे पहुंचे वहां आग का एक सुर्ख और दहकता हुआ अलाव देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। प्रोफेसर का चेहरा फक हो गया। लड़कियां भी आतंकित निगाहों से एक दूसरे को देख रही थी। यह अलाव? प्रोफेसर ने भर्राए लहजे में पूछा। आग का अलाव है प्रोफेसर, मेरी खुराक। जितनी तेज आग हो मेरे लिए उतनी ही पौष्टिक होती है। इन पिघले हुए आतशी पत्थरों की तुलना में यह आग पानी की हैसियत रखती है। आप इसकी तपिश महसूस कर रहे होंगे, लेकिन क्या तुम? प्रोफेसर ने उसकी बात काट दी। हाँ प्रोफेसर, आपकी परीक्षा भी हो जाएगी और मेरे शरीर की थकान भी दूर हो जाएगी। यूं भी हर दौर में अग्नि स्नान मुझे नवजीवन व नई शक्ति ही प्रदान करता है। नहीं नहीं, सुनो, प्रोफेसर ने हाथ उठाकर उसे रोका। तुम शायद मेरी बात का बुरा मान गए हो। नहीं मानिए प्रोफेसर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह चुका हूँ कि आग मेरी शारीरिक शक्ति के लिए एक खास महत्व रखती है। आप फिक्र न करें, मैं जो कुछ कह रहा हूँ हकीकत है, उसने लिबास उतारते हुए कहा। कविता ने बाला का हाथ मजबूती से पकड़ लिया
और दोनों लड़कियां प्रोफेसर के बिल्कुल पास पहुंच गई। वे सहमी हुई थी। उसने पूरा लिबास उतार दिया और अलाव के निकट एक खंबे से लटका हुआ एक लकड़ी का ड्रम उठाया, उसे सिर से ऊंचा किया और अलाव में झोंक दिया। इससे काले रंग की कोई चीज निकलकर बह निकली और आग के शोले एकाएक ही आकाश छूने लगे। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। दूसरे ही क्षण उसने आग में कुछ इस अंदाज से छलांग लगा दी जैसे पानी में गोताखोरी को कूदा जाता है। लड़कियों की चीख निकल गई। वे इंसान के आकार को देखने लगी जो धधकती आग में नजर आ रहा था। आग में से उसकी उत्तेजनापूर्ण सिसकारियां सुनाई दे रही थी। शोलों में उसका खुशी से दहकता चेहरा नजर आ रहा था। वह दोनों हाथों से आग को शरीर पर मल रहा था और प्रोफेसर मुंह फाड़े आग में झांक रहा था। बाला, कविता, सुनो, आज इसके कथन के एक एक शब्द पर यकीन करना होगा। बोलो, क्या तुम अब भी इस पर संदेह करोगी? सुनो, मेरे दिल में एक द्वंद था। मेरे जहन में एक ख्याल छुपा हुआ था। मैं सोच रहा था वह कोई निपुण वक्ता व कथावाचक है। संभव है तहजीब पर उसकी गहरी रिसर्च हो। मैं सोचता था संभव है कि वह कोई महान वैज्ञानिक हो और इस वीराने में कुछ भयानक प्रयोग कर रहा हो। मुमकिन है वह हमें किसी खास उद्देश्य से मूर्ख बना रहा हो। लेकिन यह आग, यह दृश्य, इसे हम क्या समझें? लड़कियां कुछ न बोली। वे आग में नहाने वाले को देख रही थी। न जाने कितनी देर तक वह शोलों में गुल करता रहा। फिर शोले सर्द पड़ने लगे, आग धीमी होने लगी। तब वह आग से बाहर निकल आया। उसका आतशी बदन कुंदन बन गया था। वह विश्व का सुंदरतम इंसान नजर आ रहा था। उसका रंग रूप निखर आया था। उसके बाल आगने रंग में रंग गए थे। उसमें एक चुंबकीय बांकापन पैदा हो गया था। उसने निश्चिंतता के साथ अपना लिबास पहना और फिर संवर कर इनके पास पहुंच गया। वे तीनों अविश्वास व आश्चर्य के मिले जुले भाव आंखों में लिए उसे निहारे जा रहे थे। यह एक छोटा सा प्रदर्शन है प्रोफेसर। उन प्रदर्शनों में से एक जो है आदिकाल के लोगों को अपने व्यक्तित्व, अपनी शक्तियों का यकीन दिलाने के लिए करता ही हूँ। लेकिन तुम्हें संतुष्ट करने के लिए मैं ऐसे ऐसे और भी प्रदर्शन कर सकता हूँ। आओ, मेरे साथ आओ। मुझ पर विश्वास करने के बाद तुम्हें मेरी दास्तान में ज़्यादा मजा आएगा। मैंने हर दौर में प्रयोग किए हैं और करता रहूँगा। इस युग में भी मैंने एक प्रयोग के बारे में सोचा था। इस बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊँगा। फिलहाल तो हम दूसरी बातें कर रहे हैं। आओ प्रोफेसर, प्लीज़ आओ। सुनो, मेरा ख्याल है अब किसी दूसरे प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है। हम संतुष्ट हैं। प्रोफेसर बोला। आओ भी प्रोफेसर, थोड़ी सी चहलकदमी ही सही। वह मैत्रीपूर्ण भाव से बोला और आगे बढ़ गया। अब वह आग वाले अलाव से काफी दूर निकल आया था। फिर उसने उन तीनों को एक जगह रुकने के लिए कहा और स्वयं चारों तरफ देखने लगा। मेरा ख्याल है आप लोग उस चट्टान पर खड़े हो जाएं। उसने एक तरफ इशारा किया और प्रोफेसर दोनों बेटियों सहित उसकी बताई चट्टान पर पहुंच गया। कृपया यहाँ से हिलने डुलने की कोशिश ना करें, वरना आपको हानि भी पहुंच सकती है, उसने कहा और आगे बढ़ गया। जिस जगह ये लोग खड़े थे वहां से लगभग 200 गज दूर वह एक भारी चट्टान के पास पहुंच गया। यह चट्टान बहुत सी दूसरी चट्टानों का बोझ संभाले हुए थी और कुछ इस तरह उभरी हुई थी कि मानवीय हाथों की गिरफ्त उस पर हो सकती थी, लेकिन उसे अपनी जगह से उखाड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उसने उस चट्टान को अपने लंबे व बलिष्ठ हाथों की गिरफ्त में ले लिया था। प्रोफेसर की समझ में नहीं आया कि आखिर वह करना क्या चाहता है। असली बात तो वे उस समय समझ सके जब उन्होंने चट्टान का ऊपर का पत्थर लुढ़कते देखा। इस पत्थर को भी पत्थर की बजाय एक छोटी चट्टान ही कहा जा सकता था। जब उस पत्थर ने अपनी जगह छोड़ी तो तीनों की बेइख्तियार ही चीखें निकल गई। पत्थर उसी तरफ गिर रहा था जहां वह खुद खड़ा था। वजनी पत्थर उसके झुके कंधों पर गिरा। उसके पीछे ही एक दूसरी चट्टान लुढ़की आ रही थी। डैडी, डैडी! कविता ने कांपते हुए प्रोफेसर का बाजू थाम लिया। प्रोफेसर भी थूक निगलते हुए उसे देख रहा था।
अब बड़ी चट्टान जिस पर अपनी शक्ति लगा रहा था अपनी जगह छोड़ चुकी थी, और उसकी जगह छोड़ते ही उसके ऊपर जो कुछ था वह एक खौफनाक गड़गड़ाहट के साथ नीचे आ रहा था। बड़े बड़े टनों भारी पत्थर उसके शरीर पर गिरकर उछल रहे थे, और फिर उनकी संख्या इतनी हो गई कि उसका पूरा शरीर ही उन पत्थरों में छुप गया। वह छोटे बड़े पत्थरों में दफन हो गया था। यह यह क्या हुआ डैडी? बाला की भर्राई हुई आवाज निकली, लेकिन प्रोफेसर खामोश खड़ा था। वह पथराई आंखों से पत्थरों के उस ढेर को देख रहा था जिसके नीचे वह मौजूद था। इन पत्थरों में दबे हार्ड मांस के किसी इंसान की जिंदगी की कल्पना भी मूर्खता थी। इन चट्टानी पत्थरों के नीचे से किसी का जीवन निकल आना अविश्वसनीय बात थी। वह उस बिखरे स्थिर ढेर को देखते रहे। वह मर गया डैडी, इन चट्टानों के नीचे दबकर हलाक हो गया, बाला कांपते हुए बोली। लेकिन दूसरे ही क्षण कविता चीख उठी, वह देखो दीदी। और प्रोफेसर व बाला चौंक उठे। एक भारी चट्टान ऊपर शून्य में उठ रही थी। दो इंसानी हाथ उसे ऊपर उठाए हुए थे। फिर चट्टान उछलकर एक तरफ जा पड़ी। उसके पत्थर स्वयं ही लुढ़कने लगे। वह उछल उछल कर दूसरी तरफ गिर रहे थे। वह उनके नीचे से निकल आया। वह अपने बदन की धूल झाड़ रहा था। एक चट्टान पर चढ़कर वह कूदा और फिर इनकी तरफ बढ़ गया। उसके कपड़ों या बदन पर एक भी सुर्ख निशान नहीं था। कुछ ही देर में वह उनके पास पहुंच गया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। मुझे अफसोस है प्रोफेसर कि यह एक बचकाना हरकत थी। खुद को जो कुछ कहता रहा हूं उसका महत्व शायद अब होगा आपकी नज़रों में। मैं कह चुका हूं कि ऐसे ऐसे बहुत से तमाशे मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन यह सभ्यता का आदिकाल नहीं है। उन लोगों को प्रभावित करने के लिए ऐसे शगुफों की जरूरत पड़ा करती थी। आज के लिए तर्क और ज्ञान ही काफी है। अपने इस दौर का या इससे पहले के किसी भी युग का मेरा लिखा इतिहास उठाकर देख लो। जिस अंदाज में सभ्यता की प्रगति व परिवर्तन हुए हैं, मेरा लेखन कार्य उससे अलग नहीं रहा है। अंतर केवल इतना है कि आगे के लिखने वालों ने पुराने इतिहास के हवालों से प्रगति का इतिहास लिखा है, और मैंने उस हर युग व दौर से सांस ली है। तुम एक अजूबा हो, आश्चर्यजनक व अविश्वसनीय। मुझे इस दौर के लिए कोई नाम नहीं दोगे प्रोफेसर? उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे अनुकूल कोई नाम ढूंढ पाने में असफल रहा हूं। तुम सदियों के मुसाफिर हो, मैं तुम्हें सदियों का बेटा ही कह सकता हूं, प्रोफेसर ने कहा, और वह मुस्कुराने लगा। फिर उसने प्रोफेसर का हाथ पकड़ लिया और बोला, आओ प्रोफेसर, अरसाना की कथा पूरी कर लूं। तमाशे तो होते ही रहेंगे। आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का रस पिलाऊं। उसे पीकर तुम खुद को कभी बूढ़ा महसूस नहीं करोगे। वह प्रोफेसर का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद ही वह अपनी प्रयोगशाला में था। यह प्रयोगशाला तुम्हारे लिए हैरत अंगेज होगी प्रोफेसर। मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन साइंस का प्रयोग आज की कल्पना नहीं है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं से हटकर भी बहुत कुछ सोचा है। उसके जहन में सृष्टि के कण कण की कल्पना हमेशा से है, और हालात ने जब भी उसे सुविधाएं उपलब्ध की, उसने सृष्टि के बारे में ही सोचा है, उस पर परीक्षण किए हैं। अगर वह किसी अनुसंधान विशेष को पूरा नहीं भी कर सका, तो उसने दूसरों के लिए राहें जरूर खोली होंगी, और इंसान एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ता रहा है। मैं तुम्हें अपनी भविष्यवाणी की वह किताब दिखाऊंगा जिसमें मैंने सभ्यता के इस दौर के बारे में कल्पना की है। फिर तुम ही बताना, उस युग में की मेरी कल्पनाएं, भविष्यवाणियां किस सीमा तक सत्य हैं। उसने एक विभिन्न आकार की टंकी के ढक्कन को खोला, जिससे लाल रंग की भाप उठने लगी। टंकी में एक सुर्ख द्रव्य उबल रहा था। उसने खौलते हुए द्रव्य का एक गिलास भरा। यह कोई ऐसी चीज नहीं है प्रोफेसर कि इसे पीते हुए तुम सोचो कि इनका टकराव कहीं धार्मिक अनुसरणों या पाबंदियों से तो नहीं। इसलिए इसे पी लो, तुम स्वयं में स्पष्ट परिवर्तन महसूस करोगे। प्रोफेसर ने गिलास ले लिया। उसका ख्याल था कि गिलास काफी गर्म होगा, क्योंकि द्रव्य खौल ही नहीं रहा था, उसमें से भाप भी उठ रही थी, सुर्ख भाव। लेकिन गिलास बहुत ठंडा था।
उससे उठने वाली भाप भी बिल्कुल नम थी। प्रोफेसर उसे नाक के करीब ले गया। उसकी सुगंध भी अत्यधिक मोहक थी। प्रोफेसर ने घूंट घूंट करके उसे पी लिया। अपने शरीर में उसी सुरूर की लहरें दौड़ती महसूस हुई। इस बीच उसने 2 गिलास भरकर लड़कियों की तरफ भी बढ़ा दिए। लड़कियों ने झिझकते हुए ही गिलास ले लिए और उन्हें पी गई। खाली गिलास उन्होंने उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। सचमुच ही इसका प्रभाव आश्चर्यजनक है, प्रोफेसर ने स्वीकार किया। लेकिन एक बात मेरे जहन में चुभ रही है। वह क्या प्रोफेसर? उसने प्रोफेसर का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए पूछा। तुमने इन तमाम चीजों का पता कहां से लगाया है? दरअसल जिंदगी के आरंभिक दौर से निकलकर जब मैंने तहजीब के दौर में कदम रखा तो सोचने समझने की शक्ति दूसरों की तुलना में मुझ में अधिक थी। प्रोफेसर, दूसरी व्यस्तताओं से हटकर मैंने फुर्सत में ऐसे लोगों को तलाश किया जो मानवता को प्रगति की राह पर आगे बढ़ाने को प्रयत्नशील थे। हर दौर में ऐसे लोगों का सामीप्य प्राप्त रहा मुझे। उनकी खोजों, ज्ञान व उपलब्धियों का मुझे ज्ञान होता रहा। बहुत सी सोचें जो उनके मस्तिष्क में छुपी थी और जिनको वह हल नहीं कर पाए थे, मैंने अपने यत्नों से हल किया। उनकी जिंदगी ने उनका साथ न दिया जो वह अपना काम पूरा करते, लेकिन अगर मेरे जहन में कोई गिरह रह जाती तो मैं उसकी लगन में लग जाता और जो काम वह पूरा ना कर पाते मैं पूरा कर लिया करता। आज के युग में उन लोगों के नाम आदर से लिए जाते होंगे। उन्हें संस्कृति व सभ्यता का कर्णधार कहा जाता होगा और संभव है उनमें से कई महान लोगों के नाम सामने ही ना आए हों, क्योंकि इंसान की जानकारी सीमित है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वे क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। उन सबकी खोजों व परीक्षणों का निचोड़ प्राप्त करके मैंने उसमें अपनी बुद्धिमत्ता शामिल की है प्रोफेसर। लेकिन मैं अपनी जहानत से खुद ही लाभ उठाता रहा हूँ। मैंने खुद को दुनिया से परिचित कराने के बारे में नहीं सोचा। मैं तो एक अलग थलग इंसान हूँ जो अपने ढंग व अपने तौर पर जिंदगी बिताता रहा हूँ। खूब। तो तुमने दुनिया के प्रसिद्ध लोग, उदाहरणतः भृगु, चाणक्य, तुलसी, सुकरात, हकीम, लुकमान इत्यादि के साथ जिंदगी गुजारी है? यह सब नाम मेरे लिए नए हैं। संभव है यह बहुत बाद के इंसान हो और मैं उनसे पहले के इंसानों से वाकिफ रहा हूँ। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली। चारों प्रयोगशाला से निकलकर फिर वहीं आ गए जहां उनकी बैठक हुई थी। पहाड़ वालों का क्या हुआ? कविता बोल उठी और उसने मुस्कुराते हुए कविता और बाला की तरफ देखा। फिर एक गहरी सांस ले गर्दन झुका ली और सुनाना शुरू किया। काले लोग विजेता के रूप में अरसाना में प्रविष्ट हुए। उनके दिलों में नफरत थी, प्रतिशोध की भावना थी, लेकिन वे लातोई की आज्ञा के विरुद्ध नहीं चल सकते थे। वे उनसे प्रतिशोध नहीं ले सकते थे। अरसाना के सफ़ेद चमड़ी वालों को शरण दी गई। उन्हें हुक्म दिया गया कि काले लोगों को सहयोग दें, उनके साथ मिलजुल कर जिंदगी गुजारें। अगर उन्होंने कभी सिर उठाने की कोशिश की तो मौत उनका मुकद्दर बना दी जाएगी। अरसाना वालों ने वफादारी का सबूत दिया। तब बारूक शहंशाह के महल में दाखिल हो गया। अरसाद भी उसके साथ था, लेकिन वे दोनों भी मेरे नियंत्रण में थे। उनकी सोचें मेरे नियंत्रण में थी। उनके ख्याल में मेरे कारण ही उन्हें यह विजय मिली थी। वे काली चमड़े वाले की भी तरह सफ़ेद चमड़ी वालों से कम नहीं था। उन्होंने अरसाना का पूरा शासन उसी तरह संभाल लिया जिस तरह वह चल रहा था। यह मेरी तजवीज़ थी कि आरंभ में पूरे प्रबंध को समझने के लिए उन्हें सफ़ेद चमड़ी वालों की ज़रूरत है और उनके साथ ठीक व्यवहार ही रखें, उन्हें अपने साथ शामिल कर लें। बारूक ने वही किया। उसने अरसाना के जहीन लोगों को अपने करीब होने का मौका दिया और वह उनके साथ काम करने लगा। बहुत से सूरज निकले, अस्त हुए और फिर अरसाना पर बारूक का पूर्ण नियंत्रण हो गया। अब कोई कठिनाई नहीं थी। काले लोगों के लिए नए मकानों का निर्माण हो रहा था। काली और सफ़ेद दोनों चमड़ी वाले मिलकर काम कर रहे थे। खेती बाड़ी हो रही थी। जमीन में सुराख कर उससे पानी प्राप्त किया जा रहा था। अनुभव उनके साथ था। मेरी हैसियत प्रमुख की थी। महल का एक खूबसूरत भाग मेरे लिए सुरक्षित कर दिया गया था। आकाशा भी मेरे साथ वहां रहने लगी।
जब सब कुछ सामान्य हो गया तो बारोक ने अरसाना के शहंशाह के लिए मेरे नाम का सुझाव दिया। सभी को इस बात पर खुशी थी कि सूरज का बेटा उनका हुक्मरान होगा। किसी को ऐतराज नहीं था, ऐतराज सिर्फ मुझे था। सो मैंने बारोक व अरसास को समझाया, मेरे लिए यह बिल्कुल ही संभव नहीं है कि मैं इंसानों पर शासन करूं। मैं तुम्हारे बीच हूं, तुम्ही में शामिल हूं, मेरा सहयोग तुम्हारे साथ है। शहंशाह तुम बनोगे बारोक, मैं केवल तुम्हें मशवरा दिया करूंगा और तुम उस पर अमल करोगे। पर यह सबकी ख्वाहिश थी, सूरज के बेटे, यह मेरी ख्वाहिश है। मैंने कहा, मैं तुम्हें अपने हाथों से हुक्मरानी का ताज पहनाऊंगा। मेरी इच्छा का सम्मान किया गया। बारोक को मैंने अपने ही हाथों शहंशाह बनाया और पूरे अरसाना में खुशियां मनाई गई। इन खुशियों में अरसाना के मूल निवासी भी शामिल थे। बारोक ने शासन संभाल लिया तो मैंने एकांतवास ले लिया। जिंदगी शांतिपूर्वक बीतने लगी। अरसाना प्रगति की राह पर अग्रसर हो गया। बूढ़ा अरसास बुद्धिमान था। प्रगति व खोज की प्रबल इच्छाएं थी उसमें। वह सितारों की चाल का ज्ञान प्राप्त करने का जिज्ञासु था। उसकी खोजों में मैं भी शामिल हो गया। तब प्रोफेसर, हमने सितारों की गर्दिश पर निगाह रखनी आरंभ कर दी और कुछ ही समय में हम कई ठोस निर्णयों पर पहुंच गए। हम अरसाना के मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर सकते थे। मानव पर मौसम का जो प्रभाव होता है उस पर भी हम बहुत कुछ सोच सकते थे। सच तो यह है कि मैंने अरसास से बहुत कुछ सीखा। वक्त गुजरता रहा। आकाशा के सिर के बाल चांदी के तारों में बदलने लगे। बारोक बूढ़ा हो गया। उसकी संतानें जवान होने लगी। अरसास मर गया, फिर बारोक भी मर गया और फिर मैंने अपने हाथों से उसके बेटे को गद्दी पर बिठाया। फिर जब आकाशा भी बूढ़ी होकर मर गई तो मेरा दिल अरसाना से उचाट हो गया। तब एक रात एकांत के क्षणों में मैंने अरसाना छोड़ने का फैसला किया। मैंने सोचा, मैं नई सभ्यता की तलाश करूं, जहां के लिए मैं अजनबी हूं। अब मैं अरसाना में अकेला रह गया था। वे लोग मर चुके थे जिनके साथ मैं अरसाना में दाखिल हुआ था। नए नए लोग मेरे सामने थे। हालांकि मेरा सम्मान पूर्वता ही होता था। एक तरह से मैं उनका देवता बन गया था। वह महल जिसमें मैं रहता था अब मंदिर की हैसियत पा चुका था। बारोक के बेटे ने अपने लिए एक नया महल बनवाया था और इस महल में कुछ गुलामों के साथ मैं रहता था। बारोक का बेटा मुझे पूरा सम्मान देता था। वह सप्ताह में एक बार मुझसे दुआएं लेने आता था। लेकिन मैं अब अरसाना से उकता चुका था। मैं किसी नई दुनिया में जाने को बेचैन था। मैं जानता था कि अगर मैंने अपनी यह इच्छा प्रकट कर दी तो पूरा अरसाना मेरा रास्ता रोककर खड़ा हो जाएगा। उन्होंने मुझे जाने नहीं देना था। वह मुझे कोई अवतार ही समझते थे। इसलिए मैंने चुपचाप ही वहां से निकल जाने का फैसला कर लिया। और फिर एक रात मैंने एक मजबूत घोड़ा और कुछ हथियार लिए और जब चांद आखिरी सफर कर रहा था, अरसाना गहरी नींद सो रहा था, मैं अपना ताशा यानी कुछ किताबें लेकर चल पड़ा। ये किताबें मुझे हर युग में अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी रही थी। सच पूछो प्रोफेसर, तो यही मेरा सरमाया है, मेरी पूंजी है। मैं जब भी जागता हूँ इन्हें देखकर तरोताज़ा हो जाता हूँ। रात के अंधेरे में मैं एक तरफ चल पड़ा। किसी ने मुझे नहीं देखा था। कोई मंजिल निश्चित नहीं थी। मैं बस चल रहा था। सितारों के नक्शे से मैंने एक ऐसी दिशा का चुनाव किया था जिस तरफ मैं कभी नहीं गया था। रात गुजरती रही। सूरज निकल आया। दिन के उजाले में मुझे रेगिस्तान नजर आया। रात भर में ही मैंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया था। अरसाना का दूर दूर तक पता नहीं था। मैंने सूरज की परवाह नहीं की, चलता ही रहा। हाँ, जब मैंने घोड़े को थका महसूस किया तो एक उचित जगह ठहर गया। मेरे पास हथियार थे। रेगिस्तानी जानवरों की कमी न थी। जब जरूरत होती शिकार कर लेता। हाँ, घोड़े के लिए ज़रूर यदा कदा परेशानी उठानी पड़ती। उसके लिए खुराक का संग्रह करना पड़ रहा था। धरती की विशालता तय होती रही। दिन रात गुजरते रहे। मंजिल न मालूम थी। न जाने कितने सूरज फिर से गुजरे और न जाने कितने चांद निकले। एक लंबी मुद्दत के बाद मैंने इंसानों की शक्ल देखी।
पत्थर के टुकड़ों से एक कुआं बना हुआ था और ये इंसान इसके गिर्द आराम कर रहे थे। मैं उनकी तरफ बढ़ गया। ना जाने क्यों इंसानों को देखकर मैंने अपने दिल में खुशी महसूस की थी। मेरा घोड़ा तीव्र गति से दौड़ता हुआ इंसानों के करीब पहुंच गया। मैं घोड़े से कूद गया। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। ये निश्चल लोग आराम नहीं कर रहे थे, बल्कि ये निर्जीव थे। हाँ, वे मुर्दा ही थे। मैंने झुककर उनमें से एक को देखा। वह औंधा पड़ा हुआ था। मैंने उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया। तब मुझे उसकी बगल में एक खंजर घुसा नजर आया। घाव से बहने वाला खून सूख गया था। मैं उसकी शक्ल देखता रहा। अजीब सी शक्ल थी उसकी। जिस्म पर बकायदा लिबास था, लेकिन कपड़ा सिर से भी बंधा हुआ था। उन सबके लिबास एक से ही थे और सबके सब मुर्दा थे। सभी खून से सने हुए थे। मैंने परेशान होकर निगाह चारों तरफ दौड़ाई। कुएं से कुछ दूर मुझे कुछ घोड़े चरते हुए नजर आए। ये शायद इन्हीं लोगों के घोड़े थे। ना जाने किसने इन्हें कत्ल कर दिया था। क्यों कत्ल कर दिया था? उनके चेहरों से किसी बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। मैंने पलटकर उनकी लाशें देखी और कुछ ना समझकर एक गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया। मुझे यकीन था कि कोई बस्ती निकट ही है। इंसानों से जल्दी ही मुलाकात होने वाली है। न जाने कैसे लोग हैं, न जाने किस ढंग से पेश आएंगे। बहरहाल मुझे इसकी फिक्र नहीं थी। मैं तो हर किस्म के लोगों में जगह बनाने का आदी था। घोड़ा दौड़ता रहा। घोड़ा आरंभ ही से वफादार व स्वामी भक्त है। इसे सदैव इंसान से मोहब्बत रही है। वह मेरी तरह शक्तिशाली नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे बोझ को घसीट रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा किला नजर आया। यह किला गहराई में था, इसलिए यहाँ से साफ नजर आ रहा था। उसकी दीवारें काफी ऊंची थी, इसलिए अंदर का माहौल तो नजर नहीं आता था, लेकिन उसकी विशालता का पता जरूर लगता था। उसके सामने की तरफ लकड़ी का एक विशाल दरवाजा था जो बंद था। दीवारों की ऊंचाई पर बहुत से इंसान नजर आ रहे थे। मैं इन ऊंचाइयों से उनका परीक्षण करता रहा। फिर मैंने अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। तब वह वर्गाकार रेखा स्पष्ट होने लगी जो दूर से समझ में नहीं आ रही थी। वह रेखा वास्तव में एक गहरा गढ़ था जो दरवाजे के सामने और चार दीवारी के चारों तरफ मौजूद था। इसमें पानी भरा हुआ था। मैं सोचने लगा, जरूर यह सुरक्षा हेतु ही बनाया गया है, ताकि दुश्मन के अंदर प्रवेश करने में रुकावट डाली जा सके। मैं इस दूरदर्शिता को सराहे बिना न रह सका। जरूर इस जगह के वासी जहीन लोग ही होंगे। उनसे मिलने की इच्छा मेरे मन में और भी प्रबल हो उठी। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर पानी भरी उस खंदक के किनारे पहुंच गया। तब मैंने चीख कर कहा, ए बस्ती के लोगों, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने का रास्ता बताओ। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पर कोटों पर मौजूद लोग मेरी तरफ आकर्षित हो गए। वह हाथ हिलाकर दूसरों को भी सूचित करने लगे। देखते ही देखते बहुत से लोग उस ऊंची दीवार पर जमा हो गए। न जाने वे मेरे बारे में क्या विचार विमर्श कर रहे थे। मैं उनकी तरफ देख देख कर चीख रहा था। फिर अचानक ही बहुत से लोग पीछे हटे। उनके हाथों में न जाने क्या चीज थी। मैं उसे समझ नहीं सका, लेकिन फिर बहुत से नुकीले हथियार मेरी तरफ लपके। उन हथियारों से मैं जरूर परिचित था। ये छोटे भालों की शक्ल के थे। बहुत से नोकदार हथियार मेरे जिस्म से टकराए, पर वह मेरे शरीर पर प्रभावकारी सिद्ध न हो सके। हाँ, उनमें से कुछ मेरे घोड़े के शरीर में जरूर घुस गए। घोड़ा जोर से उछला, वापस पलटा और मैं उसकी पीठ से गिर गया। लेकिन नुकीले हथियार पूर्वता बरस रहे थे। उनमें से कुछ और ने भी घोड़े को निशाना बनाया था। घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा। उसने मेरी निगाहों के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मुझे इस बेजुबान दोस्त की मौत पर बहुत गुस्सा आया। मैं दांत पीसते हुए चीखा, मूर्ख, क्यों अपनी मौत को दावत देते हो? दरवाजा खोल दो, वरना। लेकिन मेरी बात के जवाब में नुकीले पत्थर बरसते रहे। यकीनन वे अच्छे लोग नहीं थे। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें मेरे शरीर से टकराकर
असफल रहने वाले हथियारों पर सख्त हैरत थी। कुछ देर बाद हथियार बरसने बंद हो गए। मैं खड़ा खड़ा उन्हें देखता रहा। वे दो हिस्सों में बंट गए थे। फिर उनमें एक और शख्स प्रकट हुआ। वह रंगीन लिबास पहने हुए था। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। हाथ पांव से भी वह बहुत मजबूत नजर आता था। वह मुझे देखता रहा। उसके व्यक्तित्व से मैंने अंदाजा लगाया कि वह उनका शहंशाह है या फिर कोई दूसरा महत्व का आदमी। फिर उसने दोनों हाथ हिलाए और वापस पलट गया। मैं अब भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने एक भयानक आवाज के साथ उस विशाल लकड़ी के दरवाजे को एक पुल की तरह खंदक पर छाते देखा, और जो ही वह जमीन से टिका, बेशुमार घुड़सवार बाहर की तरफ लपके। देखते ही देखते उन्होंने मुझे घेरे में ले लिया। वे तलवारें हिला हिला कर कुछ कह रहे थे। मैं उनके शब्दों व इशारों को समझता रहा। मैंने अपनी रहस्यमय बुद्धि से काम लिया और उनकी भाषा को जान गया। वे मुझे अंदर चलने का हुक्म दे रहे थे। मैं उनके साथ अंदर चल पड़ा। अपने वफादार घोड़े की मौत का मुझे बड़ा दुख था। इन लोगों ने उस निर्दोष को मार डाला था, लेकिन चूंकि एक लंबे अरसे के बाद मुझे एक नई दुनिया देखने को मिल रही थी, मैं यहाँ एक दुश्मन के अंदाज में दाखिल नहीं होना चाहता था। मैंने खुद पर काबू पा लिया, वरना जितने लोग मुझे गिरफ्तार करने आए थे, उन्हें तो मैं कुछ क्षणों में ही कत्ल कर सकता था। विशाल ऊंचे दरवाजे से गुजरकर मैं अंदर शहर में दाखिल हुआ। औसत दर्जे का शहर था और बदबूदार। औरतें भी साफ सुथरी नहीं थी। इनकी बनिस्बत अरसाना बहुत अच्छा शहर था। मुझे गिरफ्तार करने वाले मुझे पकड़कर ले चले। सबसे पहले मेरी निगाह जिस चीज पर पड़ी, वे लकड़ी के मोटे मोटे खंभे थे जिनसे रस्सियां बंधी थी, और इन रस्सियों से लाशें लटकी हुई थी। इन लाशों की संख्या दर्जन से अधिक थी। सब एक लाइन में लटके हुए थे। मैं चौंक कर रुक गया, पर घोड़ों पर सवार सिपाहियों ने मेरे शरीर पर लंबे नेजे चुभा मुझे आगे बढ़ने को विवश कर दिया। मैं मानसिक रूप से उलझा हुआ था, लेकिन इन नए लोगों के बारे में जानने का इच्छुक भी। मुझे लगा इस आबादी का शहंशाह अरसाना के शहंशाह से भी ज्यादा क्रूर व बर्बर है। घुड़सवार सिपाही मुझे एक भद्दी पत्थरों की इमारत के निकट ले गए। फाटक खोलकर मुझे अंदर धकेल दिया गया। अंदर बहुत से लोग मौजूद थे। जीर्णकाय, भूखे प्यासे, नंगे बदन, सूखे हुए हड्डियों के ढांचे। उनके साथ ही कुछ हृष्ट-पुष्ट लोग भी थे, जो कोड़े लिए इधर उधर फिर रहे थे। मैं इस विशाल इमारत की ऊंची दीवारों को देखने लगा। निस्संदेह ही वे कैदी वहां से फरार नहीं हो सकते थे, लेकिन ये थे कौन, क्यों कैद थे, इस बारे में अभी कोई अंदाजा नहीं हो सकता था। मैं पूरी इमारत की सैर करता रहा। कैदियों में औरतें, बच्चे और बूढ़े सभी थे। सभी की ताकत खत्म हो चुकी थी। सभी की दशा दयनीय थी। पूरी इमारत देखने के बाद मैं एक कोने में बैठ गया। मुझे फैसला करना था कि अब क्या करना चाहिए। इन कैदियों के सिलसिले में मैं चकित भी था। बहरहाल मैं इंतजार करता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। तमाम कैदी भूखे थे। पूरे दिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। रात होने से पहले कुछ लोग इमारत के मुख्य फाटक से अंदर आए। इनके हाथों में लंबे लंबे लकड़ी के बर्तन लटके हुए थे, जिनमें एक बदबूदार घोल था। इससे भाप उठ रही थी। कैदी लकड़ी के प्याले लेकर पंक्तिबद्ध बैठ गए और आने वाले थोड़ा थोड़ा घोल उन प्यालों में डालने लगे। मैं भी भूखा था, लेकिन जिस अंदाज में वह घोल दिया जा रहा था और जो उस घोल की हालत थी, उसे मैं किसी कीमत पर भी लेने को तैयार नहीं था। वे लोग मेरी तरफ भी आए। फिर उनमें से एक बोला, तुम्हारा बर्तन कहाँ है? यह नया आया है, दूसरे ने बताया। ओह, तब फिर इसे आज भूखा ही रहने दो, पहले ने नफरत से कहा और आगे बढ़ गया। मैं खून का घूंट पीकर खामोश हो गया। अभी उनसे उलझने को दिल नहीं चाह रहा था। अभी तो मैं परिस्थितियों को समझने व हालात जानने को उत्सुक था। मैंने एक व्यक्ति को अपने पास बुला लिया और उससे पूछने लगा, सुनो, मैं इस कैद खाने में नया आया हूँ।
मुझे नहीं मालूम कि तुम लोगों को क्यों कैद किया गया है। क्या तुम मुझे बताओगे? उस शख्स ने हैरत से मुझे देखा। क्या तुम उस जुर्म के लिए कैद नहीं किए गए हो जिसलिए हम? नहीं, मेरी कैद की कोई वजह नहीं है, मैंने जवाब दिया। आह, यह कैद हमारी वफादारी का इम्तहान है। हम उस रोशनी के पुजारी हैं जो पहाड़ों में फूटती है। हम उसकी बातों को ठीक समझते हैं जो नेकी के रास्ते दिखाता है। हाँ, वह सच कहता है, निसंदेह वह सच कहता है। तास हमारी तरह इंसान है, वह किसी का खुदा नहीं हो सकता। तास एक हीन कीड़ा है जो आखिर नष्ट हो जाएगा। हमारा गुनाह है कि हम तास को खुदा नहीं मानते। हम उसे खुदा समझते हैं जो पहाड़ों में रहता है, जो रोशनी देता है। हम उसके पुजारी हैं और तास हमें खुदाई मानने पर मजबूर करता है। हम उसे अपनी आत्माओं का हाकिम नहीं मान सकते, चाहे वह हम में से एक एक को मार डाले। क्या रोशनी के पुजारियों की संख्या केवल इतनी ही है जितने यहाँ मौजूद हैं? मैंने पूछा। नहीं, जहाँ जहाँ तास की हुकूमत है वहाँ लोगों के साथ यही होता है। रोशनी को खुदा समझने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। हर जगह उनके साथ वही व्यवहार होता है, लेकिन रोशनी के पुजारी सब सह रहे हैं, सहते रहेंगे। बूढ़े ने जोश भरे अंदाज में कहा। मुझे उसका यह आवेश बहुत भाया। एक नई अनुभूति का एहसास मुझे हो रहा था। मैं जिंदगी के एक नए अध्याय से परिचित हो रहा था। प्रोफेसर, यूं समझो, धर्म का आरंभ हो गया था। पूजा व भक्ति के परवानों ने धर्म के नाम पर न्योछावर हो जाना सिखा लिया था। मानवता एक आकार पा रही थी। हालांकि उसकी यह शक्ल भद्दी और असुंदर थी, लेकिन प्रगति की मंजिलें तय हो रही थी। उस रात मैंने अपना चरित्र तलाश किया। नए लोगों में खुद मेरी पोजीशन क्या होनी चाहिए, मुझे किसका साथ देना चाहिए। मैं किसी को जन्मदाता या खुदा नहीं मान सकता। तास भी एक इंसान था, इन कैदी इंसानों की तरह ही। उसे भी कोई कैद कर सकता था, जबकि ये लोग मुझे कैद रख पाने में समर्थ नहीं थे। यह झगड़ा प्रभुता व शक्ति का था। मैंने इससे दूर ही रहने का फैसला कर लिया। इन असहायों पर थोड़ा अफसोस जरूर हुआ था, लेकिन ये एक जगह तो केंद्रित थे नहीं। मैं इन्हें कहाँ कहाँ सहारा देता। दूसरी सुबह साधारण ही थी। कैदियों में यहाँ कोई काम नहीं लिया जाता था। हाँ, उन पर निगरानी सख्त रखी जाती थी। कोड़ेदारी सिपाही एक एक की गतिविधि का जायजा लेते रहते थे, और जब कोई गलती ना भी मिलती तो भी वे यूं ही कोड़े बरसाना शुरू कर देते। सारा दिन इसी तरह बीता और फिर शाम हो गई। शाम को कल की तरह ही लकड़ी के बर्तनों में घोल लाया गया। मुझे सख्त भूख लग रही थी, लेकिन मैं यह घोल किसी भी कीमत पर पीने को तैयार नहीं था, सो इसलिए कुछ करने का फैसला कर लिया। सिपाही घोल बांटते रहे और फिर वे मेरे पास भी पहुंच गए। तुम्हारा बर्तन कहाँ है? उनमें से एक ने पूछा, और इस सवाल पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने इत्मीनान से गर्म घोल की बाल्टी सिपाही के हाथ से छीनी और उसके सिर पर पलट दी। सिपाही की हृदय विदारक चीख से पूरे कैद खाने में हलचल मच गई। तब दूसरे बहुत से सिपाही मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने चारों तरफ से कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। कुछ कोड़े खाने के बाद मैंने दो सिपाहियों के कोड़े पकड़कर उन्हें झटका दिया और अपने करीब खींच लिया। उन दोनों की गर्दनें मेरे फौलादी हाथों के शिकंजों में धंसी हुई थी। वे मेरी गिरफ्त से निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने उन्हें उस समय तक नहीं छोड़ा जब तक उनकी जीवा बाहर न लटक गई। उन दोनों की मौत पर बाकी सिपाही भड़क कर आवेश में आ गए। उन्होंने हथियारों का प्रयोग शुरू कर दिया, लेकिन यह भी उनकी बदनसीबी ही थी। उन्होंने हथियारों से मुझ पर हमला किया। एक सिपाही की चौड़ी तलवार मेरे हाथ में आ गई और मैंने कैद खाने के सिपाहियों का कीमा बना दिया। बदहवास कैदी चीखते चिल्लाते कोने में सिमट रहे थे, छुप रहे थे। कैद खाने का एक एक सिपाही मेरे हाथों कत्ल हो गया तो मैं अपनी खून टपकती तलवार लिए कैद खाने से बाहर निकल आया। दूसरे कैदियों को कैद खाने से बाहर निकलने का साहस नहीं हुआ था। मैं कैद खाने से
थोड़ी ही दूर तक चला था कि सिपाहियों का एक झुंड सामने से आता नजर आया। मैं तलवार संभाले तैयार हो गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि देखो तो ये लोग मेरे साथ क्या करते हैं। अगर इन्होंने दोबारा मुझे उस कैद खाने में ले जाने की कोशिश की तो मैं इनको भी कत्ल कर दूंगा। हाँ, अगर मुझे ताश के सामने पेश किया जाए तो ठीक है, इस तरह मुझे उससे मुलाकात का मौका तो मिल ही सकता था। सिपाहियों ने मेरे चारों तरफ घेरा डाल लिया और मुझे तलवार फेंकने का आदेश दिया। मैंने तलवार फेंक दी। वे घोड़ों से उतरे और मुझे रस्सियों से बांध दिया। ये रस्सियां मेरे लिए कच्चे धागों से अधिक महत्व नहीं रखती थी, लेकिन मैं देखना चाहता था कि वह मेरे साथ क्या व्यवहार करते हैं। इस बार मुझे उस कैद खाने में तो नहीं ले जाया गया, लेकिन एक दूसरे कैद खाने में बंद कर दिया गया। यह तो कुछ भी नहीं हुआ, मैंने सोचा। इस कैद खाने में मैं अकेला था। उसकी दीवारें भी बहुत मजबूत थी, लेकिन अब मुझे भूख सता रही थी। मैं सोच रहा था कि इस भूख से छुटकारा कैसे पाऊं। इसके लिए मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। सशस्त्र सिपाहियों का पूरा दस्ता कैद खाने पर पहुंच गया और मुझे बाहर निकाला गया। इस बार मुझे एक घोड़ा दिया गया था। मैं घोड़े पर सवार हो गया और सिपाही मुझे लेकर चल पड़े। जहां हम पहुंचे वह शहंशाह तास का महल था। एक विशाल जगह में बना यह महल भी भव्य निर्माण का ही एक नमूना था। हाँ, कीमती सामान से सुसज्जित जरूर था। एक विशाल दरवाजे से गुजरकर हम एक दूसरे दरवाजे के सामने पहुंचे। इस दरवाजे के दूसरी तरफ तास का दरबार लगा हुआ था। बहुत से लोग बाअदब बैठे थे। पक्के फर्श पर जानवरों की खालों का फर्श बिछा हुआ था, जो तास के सिंहासन तक चला गया था। तास के निकट उसकी 5 बीवियां भी बैठी हुई थी। खुद तास एक बलिष्ठ शरीर और भयानक शक्ल का मालिक था। यह वह शख्स नहीं था जिसे परकोटे पर देखकर मैंने शहंशाह समझा था। उसकी गहरी निगाहें मुझे देख रही थी। सिपाही मुझे लेकर उसके सामने पहुंच गए और फिर एक सिपाही ने मेरी गर्दन पर हाथ रखकर कर्कश आवाज में कहा, झुक जा मूर्ख नौजवान, झुक जा अब ताश के सामने। लेकिन सिपाही के बाजू की ताकत मुझे झुका न सकी। हाँ, मैंने उसका बाजू पकड़ा, उसे जमीन से उठाया और दूर उछाल दिया। ताश की निगाहों में चमक पैदा हो गई। उसने हाथ उठाया और सभी सिपाही पीछे हट गए। फिर ताश की आवाज गूंजी, तुम कौन हो नौजवान? क्या तुम्हारा संबंध हमारी प्रजा से है? क्या तुम शहंशाह हो? मैंने सवाल किया। न सिर्फ शहंशाह, बल्कि तुम्हारी किस्मत का मालिक भी। तब शायद तुमने मेरा खाना भी छीन लिया है। मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा। इसकी वजह यह हो सकती है कि तुमने हमारी शक्ति को स्वीकारा नहीं। जिस शक्ति का आरंभ ही फाका कच्चे से हो, उसे कौन स्वीकार कर सकता है? मैंने जवाब दिया और शहंशाह निरुत्तर सा मुझे घूरने लगा। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो कि अभी तक जिंदा हो? जिंदगी का संबंध पेट से भी है शहंशाह। यह अनोखी जिंदगी मेरी समझ में तो आई नहीं, मैंने निर्भयता से कहा, और शहंशाह की लगभग सभी बीवियां मुस्कुरा उठी। दरबारियों के होठों पर भी मुस्कुराहट आई और लुप्त हो गई। तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा मौत भी दी जा सकती है। तब मेरी प्रार्थना है शहंशाह कि मुझे खाने में जहर देकर मार दिया जाए। मैं भूखे पेट मौत भी स्वीकार नहीं करूंगा। और शायद तुम्हें पता लग ही गया होगा कि तुम्हारे सिपाही मुझे कत्ल करने में असफल रहे हैं। तुम्हारा गरूर अभी खाक में मिल जाएगा, शहंशाह ने गरजती आवाज में कहा, और फिर एक दरबारी की तरफ इशारा कर बोला, इसके लिए खाना मंगवाओ। शहंशाह की आज्ञा का पालन हुआ और मैंने सुकून की सांस ली। भुना हुआ बकरा, मोटी मोटी रोटियां और दूसरी चीजें। काफी स्वादिष्ट खाना था। 3 दिन की भूख के बाद इनमें से कुछ भी छोड़ देने की गुंजाइश नहीं थी। दरबार में शायद मेरी खुराक की ही चर्चा हो रही थी। थोड़ी ही देर में मैंने सब कुछ साफ कर दिया। फिर शहंशाह की तरफ देखा। वह अपनी बीवियों से सरगोशी में कुछ कह सुन रहा था। जब मेरे सामने से बर्तन हट गए तो शहंशाह ने मुझसे कहा,
अब तुम हमें अपने बारे में बताओ नौजवान, तुम कौन हो? अगर इसी तरह खाना खिलाते रहे तो तुम्हारा दोस्त। मैंने जवाब दिया। तुम्हारी मौत ही आ गई है मूर्ख नौजवान। तुम शहंशाह से दोस्ती की बात कर रहे हो? वह महान है, वह शक्तिशाली है। उसके एक इशारे पर तुम्हारी गर्दन उड़ाई जा सकती है। एक दरबारी ने दांत पीसते हुए कहा। यह सभी गुण व विशेषताएं मुझ में भी हैं। मैं महान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। और किसकी हिम्मत है जो मेरी गर्दन उड़ा दे? मैंने जवाब दिया। हमने सुना है कि तुमने कई सिपाहियों को कत्ल कर डाला है। हम तुम्हारी शक्ति की परीक्षा लेंगे। अब मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं शहंशाह, मैंने जवाब दिया। शहंशाह ने एक तरफ हाथ करके कोई इशारा किया। दूसरे ही क्षण 3 भीमकाय इंसान एक दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। उनका ऊपरी जिस्म नंगा था। नीचे के भाग में उन्होंने अजीब से ही पजामे पहन रखे थे, जिनमें कमर के करीब रस्सी बंधी हुई थी। इन तीनों के जिस्म फौलाद के ढले मालूम होते थे। सर बहुत बड़े बड़े और गंजे थे। गर्दन कंधों से मिली हुई थी। इसके जिस्म का एक एक अंग अलग कर दो, शहंशाह ने हुक्म दिया, और वे तीनों मेरे गिर्द आ गए। वे लड़ाका मुर्गी की तरह गर्दन झुकाए हुए थे। फिर उनमें से एक आगे बढ़ा। उसके भावों में निश्चिंतता थी। उसने अपने दोनों भारी व बलिष्ठ बाजू फैलाए और मुझे उनमें दबोचने की कोशिश की। मैं भी अब मूड में ही था। मैंने उसके फैले हुए हाथों पर कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने हाथ की हथेलियों से उसका गंजा सिर पकड़ लिया और फिर थोड़ी सी ताकत लगाने पर ही उसका सिर अखरोट की तरह चटक गया। उसके गले से एक घुटी घुटी चीख निकली और भेजा खून के साथ बाहर निकल आया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।